हम लोग इस क्लास के अंदर अभी बिहार बोर्ड के द्वारा 2020 में ज्योग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करने वाले हैं। और आप 2023 में अगर बिहार बोर्ड का 12वीं के क्लास का एग्जाम देंगे जिसमें कि आपका ज्योग्राफी है, तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न देखने के लिए आपको एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और आप अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में जरूर बताइए, ताकि उनको भी इस क्लास के माध्यम से बेनिफिट पहुंच सके। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए क्वेश्चन 2 से पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? सबसे पहले ये जानिए, मानव विकास सूचकांक ये किसकी अवधारणा का देन है? पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम महबूब उल हक। उसी महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा उन्हीं की देन है। और मानव विकास सूचकांक में भारत के कौन सा राज्य उच्चतम श्रेणी में है? तो केरल उच्चतम श्रेणी में। 2022 के अंदर भी केरल ही पहले स्थान पर है। जबकि पूरे भारत में बात करें, भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है 2022 के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, 132वें स्थान पे है भारत मानव विकास सूचकांक में, पूरे विश्व में भारत का स्थान। और भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़ जो है, ये द्रविड़ जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ये भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख समथिंग, यानी कि 121 करोड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रेलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? सुप्रेलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता का, ये जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और हीराकुंड बांध जो है, ध्यान रखिएगा, ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना हीराकुंड बांध पर बनाया गया, जो महानदी के अंदर है, जो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? यानी कि इस चारों में सबसे छोटी बेसिन कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ताप्ती बेसिन जो है ये सबसे छोटी नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कपास जो है एक प्रकार का रेशेदार फसल का उदाहरण है। कपास ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ए सही हो जाएगा। अगर खाद्यान्न नहीं रहता तो इसके स्थान पे रहता गेहूं। गेहूं का संबंध है हरित क्रांति से। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967-68 में किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा 1967-68 में किया गया था। जबकि विश्व में बात कर लें तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1960 ईस्वी में किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पर किया था। जबकि भारत के स्तर पर एम.एस. स्वामीनाथन ने 1967-68 में किया था। और सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। गेहूं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए खाद्यान्न उत्पादन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या निम्न उत्पादकता, ये भी एक समस्या है। विखंडित जोत, ये भी समस्या है। और नियमित मानसून, ये भी समस्या है। इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय कृषि की समस्या इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था। इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसी सब माध्यम से मुंबई एक पतन यानी बंदरगाह था, यह वित्तीय केंद्र भी था, और इसके क्षेत्र के आसपास में कपास की खेती होती थी, इसलिए सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था मुंबई में।
मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। बोकारो इस्पात संयंत्र है कहाँ पर, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये झारखंड के अंदर है। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुआ था 1965 ईस्वी में किया गया था, और सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था स्थापना। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, जो झारखंड राज्य में स्थित है, और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है, बालघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बालघाट मैग्नीज क्षेत्र ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो इस तरह से ये तीनों, इनमें से सभी जो है ये एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कहाँ पर। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, ये तारापुर, जो महाराष्ट्र के अंदर है। तो इस तरह से तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कलपक्कम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये तमिलनाडु के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नरौरा ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कैगा ये कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। ध्यान रखिएगा, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक के अंदर, नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर है, तारापुर ये महाराष्ट्र के अंदर। यही तारापुर भारत का पहला प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित किया गया था तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थलाबद्ध पोताश्रय है। निम्नलिखित में कौन स्थलाबद्ध पोताश्रय, विशाखापट्टनम, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 17 नंबर में, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाली जो है गलियारा, उसको पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। और इलाहाबाद से नैनी के बीच में भारत में पहली वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया था। अगर बात कर लें वर्तमान समय में मंडलों की संख्या, तो टोटल मंडलों की संख्या 70 है, जबकि रेलवे जोन की संख्या 18 है। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन 18 है, जबकि मंडलों की संख्या 70 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। आदिम निर्वाह कृषि जो है एक प्रकार का कर्तन दहन कृषि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि जो कहलाती है पुष्पोत्पादन, पुष्पोत्पादन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। रोपण फसल का उदाहरण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, चाय जो है एक प्रकार का रोपण फसल है, चाय को दोबारा रोपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। रबड़ भी एक रोपण कृषि का उदाहरण है, रबड़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक की निर्धारण किया है। मानव विकास सूचकांक का जो निर्धारण किया गया महबूब उल हक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महबूब उल हक पाकिस्तान के ये नागरिक थे, एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का एक उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है, भारत एक सदस्य, भारत किसका सदस्य है। ओ ई सी डी का, ओ ई सी डी का सदस्य, आसियान का सदस्य, ओपेक, ओपेक का नहीं है,
आसियान का भी नहीं है, ओईसीडी का भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये साप्टा का सदस्य है। और साप्टा सम्मेलन हुआ था कब? 2006 ईस्वी में। और साप्टा में कौन कौन से देश शामिल है? तो ध्यान रख लीजिएगा, सार्क में जितने भी देश सदस्य हैं उन सभी देश ये साप्टा के सदस्य हैं, और इसका सदस्य भारत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है ये जेनेवा के अंदर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ीनुमा, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ग्रामीण अधिवासों से संबंधित जो आर्थिक क्रिया है वो प्राथमिक है, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर पूछा गया, मक्का जो है एक सांस्कृतिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक नगर पूछा है तो जमशेदपुर जो है, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ये औद्योगिक नगर है। तो इस तरह से हम लोग आज 2020 के अंदर जो ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप, उन क्वेश्चनों को हम पूरे डिटेल के साथ आपको बताने का प्रयास किए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आया होगा। एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।